तो स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। ये क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना सोशल साइंस आप लोग का जो है सामाजिक विज्ञान का उसका करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आप लोग के एग्जाम जो है 10 तारीख उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे जो है इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तभी, ठीक है, और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज कर रहे हैं हम लोग, हर एक चैप्टर का करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला हम लोग का इतिहास से कर रहे हैं, जिसका है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये कौन थे? तो ये थे रूसो, ठीक है। चलिए दूसरा है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका की था मेजिनी ने। किसने? मेजिनी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था मेटरनिक का, ठीक है, आप लोग कई बार पढ़े होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो है हुई थी 1789 ईस्वी में। कब? 1789। पांचवा है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के सम्राट थे, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए ना तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। चलिए आगे है, छठा क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो किसका शासन था उस समय? तो उसका था लुई 16वां। किसका? लुई 16वां। ये 10 और 6 16, ठीक है। चलिए आगे है, सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति को अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत, तो ये भी है रूसो, मतलब रूस के, ठीक है। चलिए आगे है, आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि जोसेपे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगा आप लोग का 1807 ईस्वी में। कब? 1807 ईस्वी में। नौवां क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि दी स्पीच ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे मेंटे अस्क्यू, ठीक है। चलिए आगे है, 10वां क्वेश्चन बोला कि बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर कब बना? तो बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर बना था 1862 ईस्वी में। कब? 1862 ईस्वी में। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि ऑस्ट्रेलिया के साथ परसा का युद्ध कब हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है परसा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1866। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि परसा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो किस संधि के द्वारा? तो वीना के संधि के द्वारा जो है युद्ध विराम हुआ, मतलब रुका था। चलिए आगे देखेंगे। बोल रहा है कि इटली के एकीकरण कब हुआ? तो इटली का जो एकीकरण है वो 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1871। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई? बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना जो है वो किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। देखिए जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा सा भी इसे अंडर एस्टिमेट कीजिएगा और इग्नोर कीजिएगा तो आप लोग बहुत पछताइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए। अगला 15 नंबर बोल रहा है कि गोरी बॉडी कहाँ का निवासी था? तो वो था सार्डिनिया का, ठीक है, सार्डिनिया का। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रांस में नेपोलियन शहीद किस वर्ष लागू की गई? तो ये किया गया था 1804 ईस्वी में। कब किया गया था? 1804। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर, बोल रहा है कि मसीले किस देश के राष्ट्रीय भक्ति का गीत है? तो ये फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। चलिए आगे देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं? तो वो होता है राष्ट्र राज्य, ठीक है, राष्ट्र राज्य। चलिए अगला हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मृत आकृति व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रूपक। क्या कहते हैं? रूपक, ठीक है। चलिए अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि टूटी हुई बेरियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रूपक, ठीक है। चलिए और देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए इसी से आएगा। आप लोग इसको थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कैरोल
कुप्रिस्की कौन था? तो ये था हम लोग का पॉलिश राष्ट्रवादी। कौन था? पॉलिश राष्ट्रवादी। 22 नंबर की आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो देखिएगा आप लोग, जज वगैरह में एक तो महिला रहती है और आंख पे पट्टी बांधा हुआ है और तराजू लेके खड़ी रहती है, वो है न्याय का प्रतीक। किसका प्रतीक है? न्याय। ठीक है, चलिए आगे है कि बूबो राजवंश का शासन किस देश में था? तो ये था फ्रांस में था। कहाँ था? फ्रांस में। 24 नंबर क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुनतुनिया की। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बोला फ्रेडरिक सरायू कौन था? तो फ्रेडरिक सरायू जो है फ्रांसीसी के चित्रकार थे, फ्रांस के चित्रकार। चलिए आगे है 26 नंबर की किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। चलिए आगे 27 नंबर बोला कि मरियान किस देश की राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो वो था फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। 28 नंबर बोला वीना की संधि कब शुरू हुई थी? तो वीना की संधि जो है 1815 ईस्वी में शुरू हुई थी। कब? 1815। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि वीना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो वीना सम्मेलन का आयोजन जो है वो हो जाएगा, तो ये वीना संधि का सम्मेलन जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब? 1815 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन हम लोग का 30वां नंबर बोल रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये किया था प्रधानमंत्री पद पर। कब? किस पर? प्रधानमंत्री। चलिए 31 नंबर कि जर्मन राष्ट्र के लिए नामांकित में से कौन महिला रूपक बनी? तो जर्मेनिया बनी थी। किसने? जर्मेनिया। चलिए आगे है 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई? तो वो कौन थे जो जर्मनी को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाए? तो वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, शॉर्ट में इसको बिस्मार्क भी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, तो ये 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी एक ही चैप्टर में देख रहे हैं। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? तो किंग, तो ये था हम लोग का कौन था? दूसरा। ठीक है, केसर विलियम 4। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालन के रूप में जाना जाता है? तो यूनान को जो है सभ्यता के पालन के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उसने किया था कैमिलो दे काबूर। किसने किया था? कैमिलो दे काबूर। चलिए 36 नंबर कि कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? या तो फिर सीधा समझिए कि यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा 1832 ईस्वी में। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन वगैरह घुमा के भी पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बस कंफ्यूज नहीं होने का। आगे 37 नंबर कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो वो प्रसा के चांसलर थे। कहाँ के? प्रसा। चलिए अगला है 38 नंबर कि फ्रेडरिक सरायू का विषय क्या था? तो फ्रेडरिक सरायू का विषय था लोकतंत्र। क्या था? लोकतंत्र। चलिए अगला देखेंगे कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। क्या था? तो वो था बाल्कन क्षेत्र। क्या था? बाल्कन क्षेत्र। चलिए 40 नंबर कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाती है? तो वो देखिए अंकुश नहीं होता है उसे कहते हैं निरंकुशवाद। ठीक है, आप लोग यही समझिए अंकुश नहीं होता है तो निरंकुशवाद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं नारीवाद। क्या कहते हैं? नारीवाद। चलिए 42 नंबर कि राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये फ्रांस की क्रांति। ये फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला 43 नंबर कि सार्डिनिया पिडमंड का शासक कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, विक्टर इमैनुएल। चलिए अगला 44 नंबर देखेंगे, बोल रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने
कौन सी नीति अपनाई, तो वो नीति था खून और खड़ंग। चलिए अगला है 45 नंबर, बोल रहा है कि रक्त एवं लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त और लोहा की नीति का विलंबन जो है वो बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे चैप्टर अगला की तरफ, मतलब चैप्टर दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर 2 है, या तो चैप्टर 2 ये मत देखिए, चैप्टर देखिए। ठीक है, चैप्टर है हम लोग का भारत में राष्ट्रवाद। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो हम लोग करते, ठीक है, वो देखते हैं। तो चलिए पहला है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 ईस्वी में जो है भारत पहुंचा था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये बहुत ईजी है, 1914 से 1918 में हुआ था। ठीक है, और सेकेंड विश्व युद्ध पूछेगा तो मतलब द्वितीय, तो ये हो 1939 से 45। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है तो। चलिए आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ। किसने किया था, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की जो है रचना वो महात्मा गांधी जी ने किए थे। चलिए आगे है कि एनी बेसेंट को होम रूल लीग की स्थापना कब की। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा 1916 ईस्वी में। कब की थी, 1916। चलिए क्रिप्स भारत कब आया, तो क्रिप्स जो है वो भारत आया था 1942 ईस्वी में। कब आया था, 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए चलते आगे। बोल रहा है कि रॉयल एक्ट कब पारित हुआ, तो रॉयल एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ। अगला है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका गए से 1893 ईस्वी में। कब गए थे, 1893 ईस्वी में। चलिए आगे है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है जनरल डायर। जनरल डायर थे, वो आज्ञा दिए थे कि जाओ गोली चला, और सबको अंदर में बंद करके सबके ऊपर गोली चलाया गया था। चलिए आगे है 11वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया, तो ये किया था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। कब, 31 दिसंबर 1929। चलिए अगला दूसरा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तृतीय गोलमेज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये था 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था, तो वो था रॉयल एक्ट में। किसमें था, रॉयल एक्ट में जो था यही था। चलिए आगे है कि चोरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तब एक ठो कांड हुआ था, चोरा चोरी कांड, जिसमें जो है वो एक ठो मतलब बोलते हैं पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया था, और आपस में सब जो है आक्रोश फैल गया था, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, ये था। चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूना पैक्ट कब हुआ, तो पूना पैक्ट जो है वो सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे कि महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून वही है हम लोग का, जिसे हम लोग जो है दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये 6 अप्रैल को नमक बनाया था। ठीक है, लेकिन 1930 में जो है दांडी यात्रा शुरू किया था, लेकिन 6 अप्रैल को वहां पहुंच के नमक बनाया था। आगे है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी से शुरू हुआ और दांडी से शुरू हुआ। दांडी जो है एक तो जगह है। ठीक है, चलिए आगे है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे। ठीक है, चलिए आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया, और कब किया था, तो ये किया था 1930 ईस्वी में। कब किया था, 1930। चलिए आगे है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी, 1906। चलिए आगे देखेंगे
कि 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था जो है वो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 22। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ये देखिए बहुत बार पूछ दिया जाता है एग्जाम वगैरह में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कब गए ये भी क्वेश्चन है, कब लौटे ये भी क्वेश्चन है। तो ये है 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब? 1915। चलिए आगे कि गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो ये शुरू किया था 1916 ईस्वी में। कब? 1916। चलिए आगे है कि किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया? 1917 ईस्वी में शुरू किया। ठीक है, चलिए आगे कि 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया था? तो ये किया था वायसराय लॉर्ड इरविन। ठीक है, वायसराय लॉर्ड इरविन ने। चलिए आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था बाबा रामदेव ने। किसने? बाबा रामदेव। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ पहुंचते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया? तो वो है लाहौर। कहाँ? लाहौर। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से किसने 1919 को रॉयल एक्ट पारित किया? तो किसने किया था? ये भी एक सवाल है। तो ये किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसने? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलिए ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए आगे है कि महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए, मतलब शुरू किए थे? तो वो किए थे 78 सदस्य के साथ जो है दांडी यात्रा शुरू किए थे। अगला है 32 नंबर। बोला कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। और कहाँ हुआ था? नागपुर में। ठीक है, चलिए आगे है कि चिररंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किया। किस तरह? स्वराज पार्टी। चलिए अगला है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था अलूरी सीताराम राजू। किसने? अलूरी सीताराम राजू ने। चलिए अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने किया? तो ये जी आप लोग जान रहे, गांधी जी या महात्मा गांधी जो रहे वही है। ठीक है, चलिए ये हम लोग का हो गया। अब चलते हैं हम लोग भूगोल की तरफ। तो भूगोल में हम लोग का आता है अगला चैप्टर। ठीक है, मतलब सीधा समझिए भूगोल हिस्ट्री और इस तरह से आप लोग का बटा नहीं रहता, आप लोग का डायरेक्ट सब एक ही में मिला रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिए, अब डायरेक्ट दीजिए कि अगला चैप्टर पर हम लोग चल रहे हैं जी। अब चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, चलिए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये है अनवीनीकरणीय संसाधन। अनवीनीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जो देखिए कुछ समय के बाद, मतलब कुछ समय के बाद खत्म होने की आशंका रहती है, उसे कहते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन। चलिए आगे है कि ज्वरीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः प्राप्ति योग्य, मतलब जो है इसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आगे है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो अधिक सिंचाई, मतलब जरूरत से ज़्यादा सिंचाई करने से कारण भूमि जो है निम्नीकरण हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती, या तो सीढ़ीदार भी लिखा होगा या तो हो सकता है सोपानी खेती की जाती है, तो वो है हम लोग का उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में पहाड़ी रहते हैं तो उसमें जो है सीढ़ीदार ऐसे ऐसे करके खेती किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में पाई जाती है। कहाँ? गुजरात। आगे नवीनीकरणीय योग्य संसाधन है, तो नवीनीकरणीय योग्य संसाधन उसे कहते हैं जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो देखिए वन है, जल है, पवन ऊर्जा भी है। जल भी खत्म नहीं होगा, पवन ऊर्जा भी खत्म नहीं होगा, तो इनमें सभी, मतलब ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है?
राष्ट्रीय संसाधन कौन सा है? तो जल संसाधन जो है वो राष्ट्रीय संसाधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे है कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी है, आम मिट्टी मतलब हर जगह मिल जाए, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी भारत में हम हर जगह मिल जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं? और प्राकृतिक संसाधन उसे बोलते हैं जिसके मतलब जो खुद से जो है प्राकृतिक के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है। जैसे जल प्राकृतिक का है, खनिज प्राकृतिक का है, भूमि भी प्राकृतिक का है, लेकिन भवन नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन में कौन नहीं है? तो ये हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भवन। चलिए आगे है कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? फिर वही बात है, नवीकरणीय संसाधन जो खत्म ना हो। ठीक है, मतलब हम जिनको दोबारा से प्रयोग में ला सके, तो वो है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का बोल रहा है कि नवीनीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो नवीनीकरणीय योग्य संसाधन, तो देखिए सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा कैसे है? देखिए सूर्य है जो हमेशा रहेगा, तो ये तो खत्म होगा नहीं, नवीनीकरणीय आ गया है ना। बॉक्साइड वगैरह तो खत्म हो जाएगा, कोयला वगैरह, पेट्रोलियम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, देखिए उत्तर ए। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो वहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा? जलोढ़ मृदा। चलिए आगे है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? दो प्रकार से, एक होता है अजैव और जैव। ठीक है, मतलब एक जैव और अजैव, दो प्रकार। ठीक है, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, चलिए आगे कि नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है? तो सौर ऊर्जा तो है, जल भी है, पवन भी है, मतलब जीवाश्म ईंधन जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है ना। चलिए देखते हैं आगे कि किसी मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है। किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी जो है उसमें लोह धातु की अधिकता पाई जाती है। चलिए ये हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? अब जैव संसाधन किसे बोलते पता है? जैव यहीं से समझ आ रहा है, जैव संसाधन जो मतलब जीव जंतु से मिलता हो। तो देखिए भूमि तो नहीं है, जल भी तो नहीं है, चट्टानें भी नहीं है, लेकिन मानव है, ये एक जैव संसाधन है। ठीक है, चलिए आगे है कि कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त है? मतलब कपास उत्पादन जो है वो कौन सी मिट्टी में किया जाता है? तो ये है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा आमतौर पर रेतीले और लवणीय होती है? मतलब कौन सी मिट्टी जो है वो रेतीले और लवणीय होती है? देखिए यहीं से समझ आ रहा है, रेतीले बोले तो सीधा समझिए रेत, इससे लग रहा है ना रेत बोल रहा है, तो रेत कहाँ? मरुस्थली में पाया जाता है, तो मरुस्थली मृदा। ये हो गया एक तरीका। ठीक है, याद करने का। चलिए आगे 19 नंबर कि निम्नलिखित में से किस तरीके के द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता? किस तरीके से द्वारा जो है मृदा संरक्षण नहीं होता? तो ये है ऑप्शन नंबर 4। कैसे? तो देखिए ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। तो आप देखिए, आप ऊपर से नीचे की ओर जो हल चलाइएगा तो मृदा संरक्षण तो होगा नहीं, मृदा ऊपर नीचे आएगी, मतलब ऊपर से नीचे गिर जाएगी। चलिए आगे देखते हैं 20वां। पूरा निम्नलिखित में से मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। कौन सी मृदा को जो है रेगर मृदा कहा जाता है? तो ये है काली मृदा। काली मृदा को जो है रेगर मृदा भी कहा जाता है। या तो ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि काली मृदा को और कौन सी मृदा कहते हैं, तो ये ऑप्शन में दिया रहे तो ये आप लोग का सही होगा। ठीक है, ये सब बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है कि किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मृदा जो है उसमें कंकर अधिक पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा मतलब जिसमें थोड़ा कंकड़ हो, बालू टाइप का, ठीक है, और मिट्टी दोनों मिला हो। ठीक है, चलिए 22 नंबर कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये ब्राजील में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्राजील। चलिए अगला है कि भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? मतलब भारत में जितने भी भूमि है उसमें कितना प्रतिशत जो है भूभाग मैदान है? तो ये हम लोग का है 43%। कितना है? 43%। चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? तो जैविक संसाधन, फिर से यहाँ बोल रहा है जैविक,
तो जो जीव जंतु से हो तो देखिए ये पशु होगा, काहे कि ये सब तो होगा नहीं, ये सब तो प्राकृतिक संसाधन है ना, जैव संसाधन तो हम लोग का है पशु। चलिए आगे है कि सड़कों व नहरें किस प्रकार की संसाधन है, तो ये हो गया हम लोग का सड़क और नहर जो होता है वो राष्ट्रीय संसाधन होता है, मतलब जो पूरे राष्ट्र के लिए होता है, ठीक है, वो किसी के लिए सड़क नहीं होता है। चलिए आगे, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोग का है जो यहाँ तक हम लोग का था, ठीक है, ये हम लोग का आ जाता है अलग चैप्टर, ठीक है। अलग चैप्टर का ये चैप्टर जो है ना हम लोग यहाँ लिखना भूल गए, आप लोग देखिए ये चैप्टर कौन सा है, तो ये है वन, देखिए हम लोग कर देते हैं वन संरक्षण एवं वन्य जीव, वन संरक्षण एवं वन्य जीव, ठीक है, ये हम लोग चैप्टर का देख रहे हैं, ठीक है। वन संरक्षण एवं वन्य जीव ये हम लोग का चैप्टर है, जिसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग हो सकता है मिस से छोड़ दिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना, वैसा होगा तो हम लोग पिन कर देंगे, वरना कोई दिक्कत ना, ठीक है, इसमें भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि वे जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है कहलाती है, उसे कौन सा जातियां कहते हैं, देखिए जो लुप्त होने का खतरा है तो उसे सीधा समझिए संकटग्रस्त जातियां, संकट में है ना, संकटग्रस्त नॉर्मल है, देखिए समझिए सिर्फ, ठीक है। आगे है कि लुप्त जाति का उदाहरण है, तो लुप्त जाति कौन सा है, तो भेड़, ये भी नहीं है, हाथी नहीं है, गैंडा नहीं है, नहीं, लेकिन एशियाई चीता जो है वो लुप्त होने का एक उदाहरण है, ठीक है, मतलब लुप्त होते जा रहा है या तो लुप्त हो चुका है। चलिए आगे, आगे हम लोग का क्वेश्चन बनता है कि वन और बंजर भूमि को सरकार व्यक्तियों एवं समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें कहते हैं, मतलब वो बंजर भूमि जो सरकार व्यक्ति और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, मतलब उसके अंदर होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन, क्या कहते हैं, उसके अवर्गीकृत वन। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थाई वन क्षेत्र हैं, कौन सा राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में जो है वो अधिक अस्थाई वन क्षेत्र हैं। चलिए आगे कि 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्थानिक जाति का उदाहरण, तो स्थानिक जाति का उदाहरण क्या है, तो ये है निकोबरी कबूतर। कैसे, तो देखिए ये स्थानिक जाति इसलिए है कि, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है कि भारतीय वन्य जीव, ठीक है, संरक्षण होगा यहाँ, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, ये होगा 1972 ईस्वी में। कब लागू किया गया था, 1972 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, हम लोग यही चैप्टर से, कौन सा चैप्टर, वन संरक्षण एवं वन्य जीव, ठीक है। चलिए आगे 9वां चैप्टर कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये हम लोग का पश्चिम बंगाल में जो है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है। चलिए आगे है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे है कि बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो बक्सर टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में है, सॉरी पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल, कहाँ में है, तो देखिए बक्सर टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि भारत में प्राइवेट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू की गई थी, तो ये 1973 ईस्वी में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, कहाँ, भारत में। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ जाति है, तो कौन सी दुर्लभ जाति है, तो हॉर्नबिल जो है वो दुर्लभ जाति है। चलिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सुवेदज्ञ जाति है, ठीक है, सुवेदज्ञ जाति, तो ये है गंगा नदी की डॉल्फिन, जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाए जाते हैं वो है। चलिए आगे देखेंगे कि भारत में वनस्पतियों के कितने प्रजातियां पाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब भारत जो है उसमें वनस्पतियां की कितने तरह की प्रजातियां पाई जाती है, तो 47,000, कितने, 47,000, 47,000। चलिए आगे 16 कि भारत में कौन सी जाति काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कौन सी ऐसी जाति है जो काले हिरण की रक्षा करती है, तो वो है बिश्नोई जाति, कौन, बिश्नोई, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमालयन यव क्या है, तो हिमालयन यव क्या है, तो ये जो है एक तरह का
पौधा है जो है औषधि प्राप्त होता है इससे, ठीक है, मतलब एक तरह से छोड़िए जड़ वाला पौधा, जड़ी बूटी वाला पौधा, ठीक है, एक औषधि पौधा। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ये भी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इजली। अगला है कि मानस बांध रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये हम लोग का असम में है, कहाँ, असम में। चलिए अब देखते हैं आगे, ये हम लोग का खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं जो दूसरे चैप्टर में, जो चैप्टर का नाम है हम लोग का जल संरक्षण, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। चलिए तो ये हम लोग का कि धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है, तो धरातल का जो है वो 1/3 भाग जो है वो ढका हुआ है जल से। देखिए आप लोग सुने होंगे कि ऐसे करके है, तो इसका जो ये 3 भाग है, ये 3 भाग वो जल से है, एक ही भाग जो है पृथ्वी है, ठीक है, ऐसा 3 भाई। चलिए आगे, निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है, मतलब से जल की गुणवत्ता का कारण नहीं है, क्या नहीं है, तो आसमान वितरण, ठीक है, नहीं है, इस सब पर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है, ये किसने कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं क्या, बांध, ठीक है। चलिए आगे है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये नदी है कृष्णा नदी पर स्थित है। आगे कि राज्य का नाम बताए जहां हर घर में छत वर्ष जल संरक्षण का ढांचा बनाना आवश्यक है, मतलब वैसा राज्य का नाम बताएं जहां जो है हर घर के छत के ऊपर जो है जल संरक्षण के लिए एक ठो टैंक टाइप में, ढांचा टाइप में बनाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा है, तो वह तमिलनाडु में बनाया जाता है इस तरीका से जल संरक्षण के लिए। आगे है कि किस राज्य में विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कौन सा ऐसा राज्य है, तो वो है मेघालय। मेघालय में जो है वो पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए आगे कि इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है, या तो ऐसा भी आता कि इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र में है, या तो किस जगह पर है, तो पश्चिमी राजस्थान, कहाँ, पश्चिमी राजस्थान। चलिए अब देखते हैं आगे कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है, कैसे, जो मतलब भारत में जो विद्युत उत्पादन होता है ना उसका 22% जो है वो जल विद्युत से होता है, किससे होता है, जल विद्युत से। आगे कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो वो एक नवीकरणीय संसाधन है, आप लोग खुद ही समझिए, नवीकरणीय वो संसाधन थे जो जल्दी खत्म नहीं होते, ठीक है, वो हम लोग का नवीकरणीय संसाधन, इसे प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन हो गया ना जल। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए कुछ कुछ जो है ना धुंधला टाइप में आप लोग को नहीं दिखेगा, आप लोग ध्यान से सुनिए सिर्फ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोला है कि राजस्थान में छत वर्षा जल संरक्षण को कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे टांका कहा जाता है, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवीय जल का स्रोत है, तो जलवीय जल का स्रोत है कि भौम जल, सतही जल और वर्षण, तीनों, ठीक है, इनमें सभी। चलिए आगे है कि दुर्लभ जल का कारण है, तो दुर्लभ जल का कारण क्या है कि बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं, जल की असमान वितरण मतलब अलग अलग तरह से, ठीक है, जल संरक्षण का ना होना, तो इनमें सभी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बोला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गूल तथा कुल का निर्माण करते हैं, गूल तथा कुल का निर्माण कहाँ होता है, पश्चिमी हिमालय में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है सरदार सरोवर से, सरदार सरोवर, ठीक है। आगे देखते हैं कि विश्व में जल के कुछ आयतन को कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, जल का तो कितना प्रतिशत, तो 96.5 मतलब 96.5% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन, बोला कि विश्व में जल के कुल आयतन को कितने प्रतिशत भाग जलवीय अलवणीय है, ठीक है, या तो फिर इसको इसी तरह भी बोल सकते हैं कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना प्रतिशत है, सीधे समझिए, तो ये है कितना प्रतिशत है, तो ये हम लोग का आंसर होगा 2.5% ही जो है वो पीने लायक पानी है। चलिए आगे 17 नंबर बोला निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है, तो कौन सा राज्य है वो, मेघालय, कहाँ, मेघालय। चलिए आगे देखेंगे हम लोग
आगे हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। कौन सा नदी पर नहीं है? तो यमुना नदी पर नहीं है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? कौन सा वैसा? तो भूजल। भूजल जैसे भूजल कैसे? जैसे चापाकल वगैरह जो है ना, वो उससे जो पानी निकलता है वो है ताजा पानी का एक स्रोत है, जिसे हम लोग भूजल समझिए। ठीक है, चलिए आगे है कि 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। तो इंदिरा गांधी नहर। आगे कि इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो कौन सा है? तो कोसी। कौन सा? कोसी। चलिए आगे 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? तो कौन किसका पड़ा है? तो बढ़ती जनसंख्या का भी पड़ा है, तो नागरीकरण और औद्योगिकरण का भी पड़ा है, कृषि आधुनिकीकरण का भी पड़ा है, आधुनिकीकरण का भी पड़ा है, मतलब इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है इसका, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब आते हैं हम लोग अगला चैप्टर की तरफ। चैप्टर कौन से चैप्टर से देखेंगे हम लोग? तो चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वैसा हम लोग सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1970 और 1973 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 बार किया गया था। कितना? 4 बार। सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? तो बेल्जियम में मिलता है सामूहिक सरकार का उदाहरण। चलिए आगे है कि श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है। कितना भाग है? तो 18%। कितना? 18%। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि बेल्जियम को स्वतंत्र राष्ट्र जो है कब प्राप्त हुआ? स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ या तो स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया? जो बोल सकते हैं इसका आंसर होगा 4 अक्टूबर 1830 ईस्वी में। कब? 4 अक्टूबर 1830। चलिए आगे कि बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं? या तो फिर इसे बोल सकते हैं कि बेल्जियम में की राजधानी ब्यूलेस के 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? सीधा समझिए, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वहाँ कौन से भाषा बोले जाते हैं और कौन से भाषा बोलते हैं? तो वो है डच। कौन से भाषा? डच। चलिए आगे है कि कौन सा जातीय समूह ब्यूल्स में बहुसंख्यक है? वही बात है कि बेल्जियम में जो है वो कौन से जो है बहुसंख्यक ज़्यादा है? तो फ्रांसीसी भाषा के बोलने वाले। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले ज़्यादा है। आगे है कि 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? तो कौन से भाषा को? सिंहली भाषा को जो है वो श्रीलंका में राजभाषा बना दिया। कब बना दिया? 1956 ईस्वी में। ये आप लोग पढ़िएगा ना, इसे बहुत तरीका से उल्टा सीधा करके क्वेश्चन बना दिया जा सकता है, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन 8वां बोला है कि अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो किनसे ताकतवर रहे हैं? डच लोगों से। ठीक है, आगे कि बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डच भी बोली जाती है, फ्रेंच भी बोली जाती है और जर्मनी भी बोली जाती है। ये भाषा है। ठीक है, तो इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे है कि श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट है। कौन कौन सा जाति? तो वो है सिंहली और तमिल। कौन कौन से हैं? सिंहली और तमिल। देखिए सिंहली भाषा भी है और एक ठो हो गया जातीय गुट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? तो युक्ति पारक और नैतिक दोनों है। ठीक है, चलिए आगे है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स है। ठीक है, चलिए आगे है श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो वो है बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म जो है वहाँ का राजकीय धर्म है। आगे की अधिकांश सिंहली भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? तो वो है बौद्ध धर्म को मानने वाले। सिंहली यानी श्रीलंका, और श्रीलंका कौन सा? बौद्ध धर्म। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। बोरा निम्नलिखित में से किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? तो फ्लेमिश की। ठीक है, आगे है कि भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? तो राज्य सरकार है। क्या है? राज्य सरकार। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? तो वो है 69%।
59, ठीक है, 59%। चलिए आगे है कि 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है, तो गठबंधन। मतलब 1 से 2 या 2 से अधिक मिलता है वो गठबंधन, सीधा समझिए, ठीक है। आगे है कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण है, मतलब तनाव होता है उसका क्या कारण है, बहुसंख्यकवादी है। चलिए आगे है 20वां नंबर कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है, तो वो कौन सा है कि सत्ता की साझेदारी। क्या है, सत्ता की साझेदारी। चलिए अब देखेंगे हम लोग आ चुके हैं अगले चैप्टर में, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है संघवाद, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की स्थापना, गठन या स्थापना कब हुआ था, तो 2000 ईस्वी को। अगर डेट भी दिया रहे तो 15 नवंबर, सुनिएगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है हम लोग का हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, तो सांसद तथा राज्य विधानमंडल के पास है। चलिए आगे है कि भारत में निम्न शासन प्रणाली है, कौन सा शासन प्रणाली है, तो संघात्मक, ठीक है। चलिए निम्न साथ आकर बनाया गया संघ का उदाहरण है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए आगे है कि किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है, तो एकात्मक में। किसमें, एकात्मक। चलिए आगे है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई जैसे प्रजातियां महत्व के विषय किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत। किसके, राज्य सूची के अंतर्गत। चलिए आगे है निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है, तो कौन सा विषय है, तो कानून व्यवस्था जो है केंद्र सूची में शामिल नहीं है। 8वां देखेंगे कि समवर्ती सूची के किस विषय पर केंद्र और राज्य के बीच विवाद होने पर किसका कानून लागू होता है, तो वो होता है केंद्र सरकार का कानून, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ थोड़ा आप लोग को हो सकता है धुंधला टाइप में दिखेगा, लेकिन कोई दिक्कत ना, फिर भी दिख रहा है और नहीं दिख रहा है तो मेरा सुनिए बात को अच्छे से। तो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है, तो 3 सूचियों में किया गया है। अवशेष विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है, तो सांसद के पास है। किसके पास, सांसद। चलिए आगे देखेंगे कि पंचायत ग्राम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो सरपंच करता है, ठीक है। आगे है कि भारतीय संघ में इस समय क्या है, तो देखिए 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र या तो केंद्र शासित देश क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में होने वाला विवादों का निपटारा कौन करता है, तो न्यायपालिका। कौन करता है, न्यायपालिका। अगला है कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है कहलाती है, वो नगर पालिका और नगर निगम कहलाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1992 ईस्वी में। कब किया गया था, 1992। चलिए अगला कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेयर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित होती है, तो महिलाओं के लिए, ठीक है, महिला। चलिए आगे है कि कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो कितना भाषा है, 22 भाषा को जो है वो अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो कितने विषय हैं, 52 विषय, ठीक है। चलिए आगे 20वां नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये है वाणिज्य, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोल रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग को रिपोर्ट को कब लागू किया गया था, तो ये है 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। चलिए अब देखें कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती है तो उसे कहते हैं विवेकीकरण।
विकेंद्रीकरण। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो विदेशी मामला। जो विदेशी मामला है वो केंद्रीय सूची का विषय है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि पंचायती राज की प्रमुख इकाई क्या है। तो इसका जो प्रमुख इकाई है वो ग्राम सभा है। क्या है? ग्राम सभा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। तो ये है संघ सूची के। किसके? संघ सूची। आगे है कि शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे किस सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। तो ये हो जाता है हम लोग का समवर्ती सूची। कौन सा? समवर्ती सूची। चलिए अब देखेंगे हम लोग, आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। कौन सा चैप्टर है हम लोग का? चैप्टर है जन संघर्ष और आंदोलन। ये हम लोग का चैप्टर का नाम। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष नेपाल में पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो हुआ था 2006 ईस्वी में। कब हुआ था? 2006, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है कि बोलीविया में विद्रोह हुआ। बोलीविया में विद्रोह हुआ किस लिए हुआ था? तो लोकतंत्र के बहाली के लिए हुआ था। किस लिए? लोकतंत्र की बहाली के लिए। आगे है कि बोलीविया में जल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था फेडेकोर। किसने? फेडेकोर, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्न में से कौन दबाव समूह का लक्षण है। तो दबाव समूह का कौन सा लक्षण है? संगठन है, समान हित है और व्यापकता है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए आगे देखेंगे कि मेघा पाटलेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। आगे है कि निम्न में से कौन सा दबाव समूह का उदाहरण है। तो यहाँ है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन और विश्व सूचना के अधिकार का आंदोलन, मतलब इनमें सभी। ठीक है, दबाव समूह का उदाहरण है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे है कि भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया। तो ये पारित किया गया था 2005 ईस्वी में। ठीक है, आगे है कि सप्तदलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नेपाल में जो है लोकतंत्र की बहाली का। आगे है 9वां पूरा पॉमसेफ। ठीक है, BAMCF निम्न में से किसका आंदोलन है। तो ये है कर्मचारियों का। किनका? कर्मचारियों का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो ये हम लोग का जो हो जाता है भारतीय जनता पार्टी। किससे है? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। आगे कौन सा दबाव समूह सामूहिक हित का समर्थन करता है। तो जन सामान्य के हित समूह। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पूरा निम्नलिखित में से कौन सा जन सामान्य का हित समूह है। तो ये है बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि अधिकांश समय लोकतंत्र किस माध्यम से विकसित होता है। तो लोकप्रिय संघर्ष से। किससे? लोकप्रिय संघर्ष। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम प्राकृतिक का आंदोलन नहीं है। तो ये हम लोग का हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। आगे हम लोग का हो गया 15 नंबर क्वेश्चन बोला नेपाल में किस प्रकार की सरकार को वर्ष 1990 में अपनाया गया। किस प्रकार की शासन को? तो लोकतांत्रिक शासन को। किस प्रकार? लोकतांत्रिक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। जो चैप्टर का नाम है विकास, मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जाता है, औसत संरक्षण स्तर पर भी किया जाता है, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति पर भी किया जाता है। ठीक है, तो इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास का लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो श्रीलंका की स्थिति जो है भारत से बेहतर है। आगे देखेंगे कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय खाली स्थान अथवा कम है निम्न वर्ष जो है निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं। तो वो
क्या कहलाते हैं, तो US डॉलर 955 मतलब 955 डॉलर, ठीक है, US डॉलर कहलाते हैं। आगे है कि शिशु मृत्यु दर किस बात के सूचक है, तो वो सूचक हो जाता है कि किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चे में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे की संख्या को ही इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे है 5वां नंबर, बोला कि भूमि इन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है, तो वो हो जाएगा हम लोग का बेहतर मजदूरी, ठीक है। चलिए आगे है 6ठा क्वेश्चन, बोल रहा है कि वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो वो थी 16,500। कब थी? 2000 में, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है, मतलब सबसे है, तो यहाँ 4 ऑप्शन में से श्रीलंका है, ज्यादा है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, मतलब कौन सा ऐसा प्रदेश है, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा जो है शिशु मृत्यु दर कम है, मतलब वहाँ बच्चे बहुत कम मरते हैं, ठीक है, तो ये है केरल। चलिए आगे है कि विश्व में प्रत्येक देश की प्राप्ति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है, तो ये है डॉलर में मापी जाती है, किसमें? डॉलर। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10वां, बोल रहा है कि मानव विकास सूचकांक, ठीक है, सूचकांक खाली स्थान प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो लोगों का संपूर्ण विकास का प्रदर्शित करता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11वां, तो बोल रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वर्ष से राष्ट्रीय आय अनुपात पर आधारित वार्षिक रिपोर्ट दे रहा है, तो 1955। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम खाली स्थान वर्ष में तैयार एवं प्रकाशित किया गया था, कौन सा वर्ष था, तो वो था 1990 में। कब? 1990 में। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है, अल्प विकसित देश मतलब ये है हम लोग का, इनमें सभी भारत भी है, चीन भी है और बांग्लादेश भी। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है, तो औसत आय कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को ही जो है औसत आय कहा भी जाता है। आगे है कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ है, जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है, तो जन्म से के समय व्यक्ति के जीवन की औसत संभावित आयु, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 16 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हम क्या पाते हैं, हम जब हम एक देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो क्या पाते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय पाते हैं, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में 15% के आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है, तो बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि जीडीपी का अर्थ क्या है, जीडीपी का फुल फॉर्म हिंदी में बताना है, तो वो है हम लोग का सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलिए आगे है कि देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो वो है औसत आय, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है, तो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो यूएनडीपी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं, प्राथमिक क्षेत्र, इसे हम लोग जो है प्राकृतिक क्षेत्र भी बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा बोल रहा है कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के मूल्य का कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाएं, ठीक है। चलिए आगे है कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी, तो कितनी थी, 50 से 60% थी, कितने, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया, तो वो किया गया था 200 जिलों में, कितने, 200 जिलों में। आगे है
कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा हुआ है, तो ये 2 क्षेत्रक में बांटा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये किया गया था 2005 ईस्वी में। कब किया गया था? 2005। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार का आश्वासन दिया गया, तो कितने दिन का? तो 100 दिन का रोजगार का जो है आश्वासन दिया गया था। आगे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ कर्मचारियों को शोषण किया जाता है? असंगठित क्षेत्र। ठीक है। आगे कि भारत में प्राथमिक क्षेत्र क्रिया खाली स्थान है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राथमिक जो सबसे पहले कृषि हो गया हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। चलिए जीवन बीमा की एक गतिविधि है, तो ये है हम लोग का सेवा क्षेत्र। जीवन बीमा जो है सेवा क्षेत्र आता है, ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा हुआ है, तो तृतीयक क्षेत्र जिसमें आता है बैंकिंग वगैरह आता है। ठीक है, इसे तृतीयक क्षेत्र में आता है। चलिए आगे है 12 नंबर। बोल रहा है कि भारत में कितने प्रदेशों में काम करने का अधिकार लागू किया गया है, तो कितने प्रदेशों में? 150 प्रदेशों में जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं। आगे है कि किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है, तो तृतीयक क्षेत्रों में बदला जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है, तो कौन सा है? तो चीनी बनाना, मतलब फैक्ट्री वगैरह जो है आता है तृतीयक क्षेत्र में। आगे कि अल्प रोजगार एक स्थिति है जहां लोग क्या करते हैं, तो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई BA BSc कर लिया और पता चल रहा है उसको काम ना मिलने पर वो क्या कर रहा है, छोटा काम। इसे ही बोलते हैं अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उसे बोलते हैं अल्प रोजगार की स्थिति। चलिए आगे 16 नंबर की कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र से। आगे 17 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि वर्ष 2010 और 11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा था, तो सेवा का क्षेत्र जो है सबसे बड़ा था। सेवा का क्षेत्र बैंकिंग वगैरह। ठीक है। चलिए आगे है कि इनमें से कौन संगठन क्षेत्र में कार्यरत है, तो ये हम लोग का हो गया पर्यटन निर्देशक, मतलब जो है पर्यटन निर्देशक वगैरह। चलिए इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, तो कौन नहीं है, तो सब्जी बेचने वाला, सब्जी विक्रेता जो है वो नहीं है। बाकी वकील, डॉक्टर, शिक्षक ये तो है ही। आगे देखते हैं कि वर्ष 2010 और 11 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद जिसको GDP बोलते हैं वो कितना था, तो वो कितना था? ऑप्शन नंबर ए कितना था, तो 42, देखिए तो 42 करोड़। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं, रुकिए तो ये था 42 लाख करोड़। कितना था? 42 लाख करोड़। ठीक है, आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो तो फिर भी बता दीजिएगा। आगे 21वां नंबर कि यह किस देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं का मूल्य है, उसे हम लोग GDP कहते हैं। ठीक है। आगे की रेलवे खाली स्थान का उदाहरण है, तो रेलवे कैसे में आता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, जो सबके लिए है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टैक्सो जैसी कंपनी के लिए लागू नहीं होता, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है टैक्सो जैसे कंपनी के लिए लागू नहीं होता। आगे है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 25 नंबर बोल रहा है नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो 15 दिनों के भीतर जो मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है, तो पूंजी आता है। ठीक है। आगे है कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक में शामिल है, तृतीयक क्षेत्रक कुम्हार, क्योंकि ये बना रहा बुनकर, ये भी सिलाई कर रहा है कारखानों में, श्रमिक वगैरह है वो सब। ठीक है, तो इनमें सभी हो जाएगा। आगे कि इनमें से कौन सा तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है, तो बैंक सेवाएं जो है संबंधित है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक से। चलिए आगे है
29 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र में तो नहीं आता, ये तो आता है तृतीय क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्यों आएगा। चलिए आगे है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलना किस क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीयक मतलब सेकंड, ठीक है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन बोला कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए तो यही हम लोग का था, टोटल हर चैप्टर से लगभग देख लिए, ठीक है। आप लोग देखिए इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डायरेक्ट टेलीग्राम में विजिट कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एकदम फोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत ना। आप लोग जो है ये पूरा अगर कर लीजिएगा तो 30 में से 30 नंबर क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे। हो सकता है क्वेश्चन उल्टा पुल्टा किएगा लेकिन यहीं से आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो जाइए और फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।